चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पर लगभग 60 से ज़्यादा लेक्चर हमने ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके, प्रीवियस ईयर के चलते, राइट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हमने सिर्फ 60 लेक्चर ले चुके हैं, और ये सब स्टेट एई, ठीक है, स्टेट एईएन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्टेट एईएन के आपके क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, है ना। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। 60 लेक्चर हमने ले चुके, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है इसको, लेक्चर्स को देखिए, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से हो पाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से 100 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी तमिलनाडु का चल रहा है, ठीक है, तमिलनाडु का आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है, तो उसको यहाँ पे देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 की हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या बोल रहा है चेक कीजिए। A continuous growth of the building, a continuous growth of the building along the main thoroughfares of the city, ठीक है, along the main thoroughfares of the city is known as, ठीक है, urban development, urban sprawl, green belt and boulevards, ठीक है, boulevards, राइट, boulevards जो भी है, इसका क्या हो जाएगा 102 का सिंपली इसका आंसर हो जाएगा ए, रिबन डेवलपमेंट, राइट, रिबन डेवलपमेंट, राइट, ये चीज, ठीक है। रिबन डेवलपमेंट में आपका कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द बिल्डिंग होता है, एक चीज ध्यान रखना है, रिबन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो 103। ब्रिक अर्थ कंटेन्स मेजर क्वांटिटी ऑफ, ब्रिक अर्थ कंटेन्स मेजर क्वांटिटी ऑफ सिलिका, ठीक है। जो ब्रिक अर्थ होती है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्या चीज का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वांटिटी आपकी होती है सिंपली ए की, है ना, मतलब सिलिका की यहाँ पे होती है लगभग 60%, लगभग 60% यहाँ पे सिलिका की क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं आगे, ठीक है। इफ पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, अमाउंट of water used in conducting the initial setting time test for the cement is, ठीक है। इसका हो जाएगा सिंपली क्या, ठीक है, इसका हो जाएगा डी 0.85 पी। तो इसको यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो कैसे हो जाएगा, देखो, अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन अ कंडक्टिंग डिफरेंट टेस्ट इज एज फॉलोस, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये है इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम हम लेके चलते हैं इसमें कितना 0.85 पी परसेंट, ठीक है, 0.85 पी परसेंट। देन सेकेंड आपका साउंडनेस, ठीक है, साउंडनेस टेस्ट जो होता है वो 0.78 पी परसेंट हम लेके चलते हैं, ठीक है, साउंडनेस टेस्ट। और आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट तीसरा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की हम बात करें तो ये हो जाएगा P/4 + 3, P/4 + 3%, ये चीज। चौथा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, P/5 + 2.5%, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल 0.85, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम 0.85। साउंडनेस में आपका 0.78 पी परसेंट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपका हो जाएगा P/4 + 3, ठीक है, 3 और 4 याद रखना है। टेंसाइल के लिए आपका P/5 + 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 2.5 है, ठीक है, ध्यान देना इन सारी चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आगे स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करो, क्या बोल रहा है, ठीक है। द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड एट 28 days इज, ठीक है।
द अप्रॉक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days, कितना डिफरेंस होता है इस चीज को आपको बताना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सिंपली 105 का सी, 2/3। ठीक है, 2/3 डिफरेंस रहता है आपका। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यदि मैं चेक करके बता दूं तो क्या हो जाएगा, देखो आपकी जो कंक्रीट है उसकी 7 दिन में जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी पहुंचती है आपकी 0.65 से 0.7। ठीक है, उसके बाद में 1 मंथ की बात करते हैं, तो 1 मंथ में आपका हो जाएगा 1, और 3 मंथ में ठीक है, ये एज फैक्टर, यहाँ पे एज फैक्टर की बात की जा रही है। ठीक है, एज फैक्टर समझ रहे हो, एज फैक्टर, एज फैक्टर फॉर लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, राइट, एज फैक्टर फॉर लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। फिर यहाँ पे क्या 1.1, 1.1, और यहाँ पे 12 मंथ में आपका 1.2। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपकी थी। तो 0.67 है आपका, एक तरीके से 0.67, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3, राइट, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सकेवेशन एंड मूविंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या बोल रहा है देखो, एक्सकेवेशन एंड मूविंग, प्योर एक्सकेवेशन, प्योर ट्रांसपोर्टेशन, प्योर होइस्टिंग। तो इनमें कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाएगा उसकी बात करो। ठीक है, तो सिंपल है इसमें, तो इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन एंड मूविंग। ठीक है, एक्सकेवेशन एंड मूविंग, तो इसका हो जाएगा आपका सिंपल 4। ठीक है, ये वाला स्क्रेपर्स। ठीक है, एक्सकेवेशन एंड मूविंग, ये हो जाएगा इसका क्या, स्क्रेपर। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ए का चौथा। फिर उसके बाद में देखते हैं बी का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा प्योर एक्सकेवेशन। प्योर एक्सकेवेशन मतलब पावर सोवेल। ठीक है, पावर सोवेल, ये हो गया। उसके बाद में देखो प्योर ट्रांसपोर्टेशन, प्योर ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो गया, डंप ट्रक। ठीक है, डंप ट्रक, सही बात है। फिर उसके बाद में प्योर होइस्टिंग, प्योर प्योर होइस्टिंग में आपका डेरिक हो गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 चेक कीजिए, क्या बोल रहा है देखो, सिलेक्ट द नंबर ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिलेक्ट द नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज, फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिंपली आपका, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए 4। ठीक है, 4 आपके होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किस किस टाइप के होते हैं देखो, फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नॉन कंबस्टाइल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सटीरियर प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्शन, एक्सटीरियर प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्शन एंड आपका वुड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये चीज आपकी होती है, तो ये चीज बहुत ध्यान देनी है। ठीक है, वुड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, एक्सटीरियर प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्शन, नॉन कंबिस्टाइल कंस्ट्रक्शन एंड फायर प्रूफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बात करते हैं, इन जियोडेटिक सर्वे ऑल प्लम्ब लाइंस आर, ऑल प्लम्ब लाइंस आर। ठीक है, इन जियोडेटिक सर्वे ऑल प्लम्ब लाइंस आर। ठीक है, तो जो जियोडेटिक सर्वे में प्लम्ब लाइन होती है वो कैसी होती है, ठीक, कंटिन्यूअस, परपेंडिकुलर, राइट, और आपकी रेडियल एंड पैरेलल। तो इसका सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रेडियल। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे, इन जियोडेटिक सर्वे कर्वेचर इफेक्ट ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, तो जियोडेटिक सर्वे में अपने कर्वेचर का इफेक्ट लेते हैं, नो डाउट। ठीक है, प्लम्ब लाइंस विल बी रेडियल, प्लम्ब लाइंस जो होती है इसमें रेडियल होती है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, अपने पास में वैसे ही टाइम कम है। चलो ये देखो, इन कंपास ट्रेवर्स द फोर बीरिंग डिपेंड्स ऑन। ठीक है, फोर बीरिंग डिपेंड्स ऑन, राइट, कंपास ट्रेवर्स में आपका फोर बेरिंग किस पे डिपेंड करेगी उस चीज को यहाँ पे देखना है। ठीक है, फोर बेरिंग डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ एरिया टू बी सर्वे, the extent of area to be surveyed, the direction of true north। ठीक है, the direction of true north, the direction of progress of survey।
ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। तो फोर बीरिंग, ठीक है, तो इस पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, देखो सिंपल है, बोल रहा है यहाँ पे कि जो फोर बेरिंग है, फोर बेरिंग वो डिपेंड किस पे करती है? ठीक है, फोर बेरिंग जैसे कि ये देखो ना, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ से लाइन पास किया, तो फोर बेरिंग डिपेंड करेगी किस पे? ट्रू नॉर्थ पे। ये होता है आपका ट्रू नॉर्थ, है ना। देखो द डायरेक्शन ऑफ ट्रू नॉर्थ, तो इस पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? 109 का। ठीक है, एक देखो, द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, ये चीज हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए फोर बीरिंग इक्वल्स टू आपका क्या होता है? बैक बीरिंग प्लस माइनस, बैक बीरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, राइट। ये चीज आपका यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। फोर बेरिंग इक्वल्स टू बैक बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, फोर बेरिंग इक्वल्स टू बी बैक बेरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इन टेक्योमेट्री द डिस्टेंस इक्वेशन डी प्लस के डी इक्वल्स टू के एस प्लस सी इज एप्लीकेबल ओनली, इज एप्लीकेबल ओनली, किस पर एप्लीकेबल होएगा ये? राइट, लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो इसमें सिंपल है आपका 110 का आपका सिंपल क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ एक्सिस, ठीक है, सॉरी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जो है, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द स्टॉप, इज परपेंडिकुलर टू द स्टॉप, राइट। जो एल ओ एस है, एल ओ एस है, ये किसका परपेंडिकुलर हो गया? परपेंडिकुलर टू द स्टॉप। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द स्टॉप, राइट। इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है कि ये किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द स्टॉप, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक्योमेट्रिक सर्वे, राइट, टेक्योमेट्रिक सर्वे क्या होता है? टेक्योमेट्रिक सर्वे एलिमिनेट्स एरर। ठीक है, टेक्योमेट्री सर्वे एलिमिनेट एरर्स, एलिमिनेट्स कर्वेचर इफेक्ट, ठीक है, एलिमिनेट चेनिंग एंड एलिमिनेट रिफ्रैक्शन इफेक्ट। इसका सिंपल आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, टेक्योमेट्री में आपका आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ, ठीक है, 11 का सी, एलिमिनेट, एलिमिनेट्स चेनिंग। ठीक है, चेनिंग को एलिमिनेट्स करता है कौन? आपका टेक्योमेट्रिक सर्विंग। और जो रिफ्रैक्शन को, रिफ्रैक्शन इफेक्ट को कौन एरर हटाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इसको हटाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली यहाँ पे बातें थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, फेस राइट एंड लेफ्ट ऑब्जर्वेशन इन थियोडोलाइट सर्वे कंट्रोल्स एरर ड्यू टू, कंट्रोल्स एरर ड्यू टू, राइट। फेस राइट एंड लेफ्ट ऑब्जर्वेशन इन थियोडोलाइट सर्वे कंट्रोल्स, कंट्रोल्स एरर ड्यू टू, कंट्रोल्स एरर ड्यू टू। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? सिंपल है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? ठीक है, थियोडोलाइट, इसमें इसका आंसर 112 का सिंपली हो जाएगा आपका क्या? ए। नॉन पैरेललिज्म, नॉन पैरेललिज्म ऑफ लाइन साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, नॉन पैरेललिज्म ऑफ लाइन ऑफ साइट, राइट, ये चीज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सिंपल इसका आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, सेकंड वाला, नॉन पैरेललिज्म ऑफ लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ईडीएम स्टैंड्स फॉर, ईडीएम स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ईडीएम किसके लिए स्टैंड करेगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेजरमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मेजरमेंट। ठीक है, तो इसका सिंपल है, आपका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, 113 का आपका ए आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, और इसका जो एडवांस वर्जन है ये इसका इलेक्ट्रो ईडीएम जो है आपका टोटल स्टेशन। ठीक है, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक के। 114 का सी, हुक्स लॉ का, 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आपका हुक्स लॉ गुड अप तक, कब तक के आपका चलता है? ठीक है, लोअर यील्ड पॉइंट तक के आपका चलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द स्ट्रेन इन अ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस। ठीक है,
विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉलिड, इसने ऑप्शन ही गलत दे के रखा है। यहाँ पे इलास्टिक लिमिट बोल के रखा है और सी बोल दिया, जबकि ये गलत है ना, सी वाला है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे इसका बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, शियर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज, शियर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन में जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है 0। ठीक है, 115 का यार प्रिंसिपल प्लेन पे आपका क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन, ये मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, राइट। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ही इसने गलत दे के रखा है, वही तो। जबकि आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन पे आपका जो शियर स्ट्रेस होता है वो 0 होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में इनने 0 दे के रखे हैं और ऑप्शन में इनने सी दे के रखे हैं, जो कि सबसे गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन ऑफ अ बीम, ठीक है, इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज, शियर फोर्स इज, शियर फोर्स इज, ठीक है, 0 या फिर चेंजिंग साइन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम कब होगा, जब शियर फोर्स आपका क्या चेंज करे, साइन को चेंज करे या 0 हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 चेक कीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, जरा एक बार चेक कर लो क्या बोलता है। ठीक, तो इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आपको बताना है, तो सिंपल है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ये बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो फास्ट तरीके से। डिजाइन ऑफ सॉफ्ट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, ठीक है, इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड रहेगा, राइट। चेक कीजिए यहाँ पे, डिजाइन ऑफ सॉफ्ट मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स इज बेस्ड ऑन। ठीक है, डिजाइन ऑफ सॉफ्ट, यदि आपने सॉफ्ट का डिजाइन किया, ठीक है, सॉफ्ट डिजाइन किया, सॉफ्ट जिसको ब्रिटल मटेरियल का बनाया, तो ये कौन सी आपकी थ्योरी से बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगी किसके बेस्ड, सी, मैक्सिमम रैंकाइन्स थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो है आपकी, ठीक है, स्ट्रेस थ्योरी ये दी थी आपकी किसने, रैंकाइंस ने। ठीक है, रैंकाइन ने दी थी, जो कि मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स, जो कि बेस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल्स होती है। ठीक है, तो रैंकाइन ने ब्रिटल के लिए दिया था, रैंकाइन ने ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल में आर आ रहा है, मतलब ये रैंकाइन हो गया, ऐसे याद रखना है। अब इसके बाद में, और इसका कौन सी क्या है, एमपीएस, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, एमपीएस, राइट, एमपीएस रैंकाइन, एमपीएस रैंकाइन, एमपीएस रैंक, ठीक है, और ब्रिटल, ए ब्रिटल। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना, एमपीएस रैंक ब्रिटल। ठीक है, एमपीएस रैंक ब्रिटल, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, एमपीएस में, महाराष्ट्र पीएस में, ठीक है, रैंक जो आई वो बहुत ही ब्रूटल आई, ब्रूटल, इस तरीके से याद रख लो। वेरी सिंपल, कितने अच्छे से मैंने बता दिया इसकी ट्रिक। एमपीएस महाराष्ट्र पीएस में, पब्लिक सर्विस में, ठीक है, रैंक जो है बड़ी ब्रूटल आई, बस याद हो गया, ऐसे याद करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरी बता देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, एम एस मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, एम सेट ये ओन मिसेस थ्योरी बोली जाती है ना, यही है क्या, ओन मिसेस, बिल्कुल सही है, इसको ओन मिसेस थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, यहीं से वही आ रहा है, मिसेस ही आ रहा है, और क्या, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिसेस। ठीक है, ओन मिसेस की जो ये होती है एम सेट। ठीक है, दिखना देखना भाई, एम एस मतलब मिस ही तो होता है, एम एस मेसी है ना, मिस्सी। ठीक है, ओन माइसेस की मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, मिस सेट, राइट। ठीक है, मिस सेट, तो ओन माइसेस थ्योरी की यहाँ पे ये चीज होती है। चलिए, अब ओन माइसेस थ्योरी किसके लिए होता है, एक चीज आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। वोन माइसिस थ्योरी होती है मोस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल के लिए, ठीक है। मोस्ट, ठीक है। देखो जो मिसेस होती है, जो हर इंडिया की कोई भी मिसेस ले लो, हर एक मिसेस क्या होती है, डक्टाइल। डक्टाइल मतलब लचीली होती है, समझ रहे हो, लचीली होती है, डक्टाइल होती है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, डक्टाइल होती है। चलो ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में यदि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एम एस शियर, ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, एम एस टी, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये किसने दिया था आपका, ट्रिस्का, ट्रिस्का, ट्रिस्का गसेट, ट्रिस्का, ट्रिस्का गेस्ट गुलाम, ठीक है, इसने दिए थे, ट्रिस्का ने, एक तरीके से याद रख लो, ठीक है। एम एस एस टी ट्रिस्का ने दिया था, किसने दिया था, ट्रिस्का, राइट, ट्रिस्का ने दिया था, ठीक है। ये किसके लिए दिया था, मोस्ट कंजर्वेटिव है, ठीक है, मोस्ट कंजर्वेटिव, इस तरीके से याद रख लेना। चलिए, तो इस पे भी क्वेश्चन आपके बहुत सारे बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आंसर था सिर्फ रैंकिन, ठीक है, रैंकाइंस, रैंकाइंस। इसको याद रखने का क्या तरीका बताया था, एमपीएस में जो रैंक आई वो क्या आई, ब्रूटल आई, ठीक है, ब्रूटल आई, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। वन वन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। 119 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कन्वेनियंट फॉर डिटरमाइनिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। आप नॉन यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी, मैकले मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, एंड मोमेंट एरिया मेथड, एंड डबल इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सिंपली 119 का, 119 का यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आपका बी, राइट, कॉन्जुगेट बीम मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, ठीक है। ये इसका आपका आंसर होगा 119 का कॉन्जुगेट बीम मेथड। डबल, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकाले एंड मोमेंट एरिया मेथड जो होती है, ऑल आर बेस्ड ऑन जियोमेट्री, ऑल आर बेस्ड ऑन जियोमेट्री एंड इलास्टिक कर्व्स देयरफॉर कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन देयर इज एनी डिसकंटिन्यूटी इन द बीम, ठीक है। conjugate beam method for determining slope and deflection is used in such a case, in such cases as it is not based on elastic curve, ठीक है, not based on elastic curve, राइट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, 120 की बात कर लेते हैं जल्दी से। 120 में क्या बोल रहा है, देखो, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल carries a concentrated load W, carries a concentrated load W, the maximum bending moment, ठीक है, ठीक है। आपका सिंपल ये तो क्या, इसमें हो जाएगा W बाय, देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका W लोड है तो W बाय 2, ठीक है, W बाय 2, W बाय 2 तो L बाय 2 तो W L बाय, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा W L बाय 4, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, आगे देखना है ये क्या बोलता है यहाँ पे, ठीक है। डिफ्लेक्शन ही पूछ रहा होगा और क्या, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोल के रखा है, ठीक है। और उसके बाद में पूछ क्या रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा, देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से, इस तरीके से, और यूडीएल आपका लगा हुआ है, राइट, यूडीएल आपका यहाँ पर क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें सिंपली क्या हो जाएगा सॉरी, इसका हो जाएगा 5 WL की पावर 4 384 EI, ठीक है, 1 to 1 की वैल्यू, ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 384, 5 डिवाइडेड बाय 384 EI L की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, बड़े आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल क्या हो जाएगा, चेक करो, 122, 122 की बात करो तो यहाँ पे सिंपल क्या बोल रहा है, चेक करना। द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, देख रहे हो, द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स P, द रिजल्टिंग नॉर्मल स्ट्रेस इज एन ऑब्लिक प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल एट एंगल थीटा, टू ट्रांसवर्स प्लेन विल बी, टू ट्रांसवर्स प्लेन
विल बी, तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है, सिंपली इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, पी बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, पी बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, पी बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ये चीज हो जाएगा, पी बाय ए कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 123 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है 123, देखना है यहाँ पे, इफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बोथ टार्क एंड दिस, आपको बताना इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा 123 का, ठीक है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। Ratification है to ratification है to ratification है to ratification है to ऐसे हंसते हैं तो मेरे को दाढ़ नहीं घुसता। अरे तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एम ई इक्वल्स टू आपका एम प्लस, ठीक है, ये आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, एम ई इक्वल्स टू एम प्लस अंडर रूट एम का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर डिवाइड में आपका 2, ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी was postulated by स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी बोल रहा है, ठीक है, was postulated by ट्रिस्का, मोर्स, हेग एंड रैंकाइन, ठीक है,
तो रैंकिन आपका किसका दिया था, MPS, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है, ये तो रैंकिन ने दिया था, ठीक है, रैंकिन ने, तो इसका तो हो नहीं सकता, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 124 का सिंपली डी, हैग, हैग ने दिया था, हग ने दिया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपका आपका ये जो है स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को किसने आगे फर्दर उसने वो किया, कौन, हैग ने, ठीक है, हैग ने आपका एक तरह से याद रख लो, हक ने स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को आगे बढ़ाया, हक ने स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को आगे बढ़ाया, पोस्टुलेटेड किया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं फास्ट तरीके से। A perfect frame should satisfy the relation between, should satisfy relation between, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं और कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा 2J में 3, ठीक है, 2J में 3, ठीक है, ये चीज याद रखना है, m बराबर आपका 2J में 3, ठीक है, m बराबर 2J में 3, ये चीज याद रखना है, ठीक है, फ्रेम आपका यदि स्टेबिलिटी को चेक करना है तो, राइट। चलो 2J, 2 से स्टार्ट होता है, 2J में 3। अब यहाँ पे देखो, कंडीशनल ट्रेंगल इज रिलेटेड विथ, कंडीशन ट्रेंगल इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड रहेंगे, कंडीशन ट्रेंगल, ठीक है, ये आपका रिलेटेड, ये आपके रिलेटेड रहते हैं। देखो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी सिंपली 126 में, आपका सिंपली डिग्री हो जाएगी कितनी, बी, 56 डिग्री, 56 डिग्री 40 मिनट, ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कंडीशन ट्रेंगल होते क्या है, ठीक है, द ट्रेंगल ऑफ सच स्लोप, द ट्रेंगल ऑफ सच स्लोप in which any error is, in which any error in the angular measurements, ठीक है, in the angular measurements, तो इसमें क्या हो जाएगा द ट्रेंगल ऑफ सच स्लोप इन which any error in the angular measurements has a minimum effect in the calculation of sides, ठीक है, calculation of sides is known as well condition triangle, right, ये चीज हो गया। the most ideal situation is when the angles are closer to 60 degree, but it can be proved mathematically that an isosceles, ठीक है, isosceles triangle of base angle 56 डिग्री एंड दिस, ये कहानी आपकी हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, ठीक है, अ सस्पेंशन केबल सपोर्टिंग लोड्स विल बी अंडर, इसका तो टेंशन ही होता है, इसमें नो डाउट, ठीक है, टेंशन होता है, राइट। इनमें पता नहीं यार ये क्या, दोनों बार सीसी ऐसा दे के रखे हैं ना, तो ये 127 का सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज फार्मुलेटेड बाय, किसके द्वारा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को फार्मुलेट किया गया है, ठीक है, थॉम्सन, मोर्स, कानी एंड हार्डी क्रॉस। तो ये तो सिंपल है, 128 का आपका सिंपली डी हो जाएगा, हार्डी क्रॉस के द्वारा ये चीज की गई है, ठीक है, एम डी एम, ठीक है, एम मैडम हार्डी, हार्ड मैडम जो रहती है ना हमेशा हार्ड होती है, ठीक है, आप स्कूल में देख लिए होंगे, बहुत हार्ड होती है, बहुत ही ज्यादा हार्ड, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में चेक करते हैं, द ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी विच अ लोड डब्ल्यू, ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी विच अ लोड डब्ल्यू कैन हैव विदाउट टेंशन on the cross section of a short column of a external diameter d and internal diameter d, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा चेक करते हैं, तो इस केस में आपका मिनिमम इसेंट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, E इक्वल्स टू आपका सिंपली डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर और 8 यहाँ पे डी, ये चीज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये चीज यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर डिवाइड में आपका 8d, ठीक है, कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का डी, राइट, 8 का डी, ये चीज हो जाएगा, ये याद रखना है आपको, E इक्वल्स टू कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी का स्क्वायर डिवाइड में 8d,
ठीक है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका ड्रॉप आर, ठीक है, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट। तो ड्रॉप्स आपको आप किसके लिए प्रोवाइड करते हो यहाँ पे, ठीक है, सीयर के लिए प्रोवाइड करते हो, राइट, सीयर के लिए ड्रॉप्स को प्रोवाइड किया जाता है, सीयर को रजिस्ट करने के लिए। क्वेश्चन रिपीटेड वाला था। 131 चेक करो क्या बोल रहा है, द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट वेट फॉर टेक ऑफ, ठीक है, टेक ऑफ के लिए आपका एयरक्राफ्ट वेट कर रहा है, तो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग एप्रॉन, हैंगर, या रेडी एप्रॉन, या फिर आपका रिजर्व एप्रॉन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है आपका सिंपली, इसको बोला जाता है यहाँ पे आपका 131 का सिंपली सी, ठीक है, हैंगर बोला जाता है, हैंगर। तो हैंगर में होल्ड, ठीक है, टेक ऑफ के लिए होल्ड करता है, टेक ऑफ के लिए यदि होल्ड कर रहा है तो वो कहलाएगा आपका क्या, हैंगर, ठीक है, वो आपका हैंगर कहलाएगा। ये चीज ध्यान देनी है बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर are also called as statically indeterminate structure, statically indeterminate structure, ठीक है, SIS indeterminate structure, ठीक है, also called, ठीक है, क्या कहलाता है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर, सर्विसेबल स्ट्रक्चर, रिडंडेंट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सिंपल 132 का आंसर हो जाएगा सिंपली आपका, ठीक है, सॉरी, जो हैंगर है ना, हैंगर ये नहीं होता है ना, हैंगर ये नहीं होता, एक चीज याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 131 का आंसर सिंपल होल्डिंग एप्रोन होता है, ठीक है, हैंगर नहीं होता है, ठीक है, वो मिस्टेक से आपका सी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, होल्डिंग एप्रोन होता है, ठीक है। जहां पे आपका जो एयरक्राफ्ट है, जहां पर एयरक्राफ्ट जहां पे यदि टेक ऑफ के लिए होल्ड कर रहा है, ठीक है, टेक ऑफ के लिए होल्ड कर रहा है, तो उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा कि उस जगह को होल्डिंग एप्रॉन बोलते हैं, ठीक है, होल्डिंग एप्रॉन, ठीक है, ये तरीके से आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फास्ट। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर आल्सो कॉल्ड, ठीक है, ये होता है आपका, इसमें आपका क्या हो जाएगा, रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका आपका रिडंडेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे होएगा। स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका रिडंडेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या बोल रहा है, 133 में द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है, ऑफ बीम गिवन बिलो, ठीक है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आपको बताना है, वो कैसे बताओगे आप, ठीक है, सिंपल हो जाएगा। तो आपको स्टैटिक इनडिटरमिनेसी यदि पता करना है तो उसमें करना क्या है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ठीक है, जो आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस आपकी रिएक्शंस, ठीक है, वही चीज तो करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल क्या हो जाएगा, देखो, नंबर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे तीन रहते हैं, इसमें आपका एक और इसमें एक, तो मतलब इस तरीके से पूरे 5, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन 5, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी, 3, तो आपकी वो हो गई समेशन एफ एक्स एफ वाई एम जेड, और यहाँ से एक हिंज लगा हुआ है, तो इस तरीके से 4, तो आपका यहाँ पे अल्टीमेट आपका जो 5-4 हो जाएगा, राइट, 5-4, ठीक है, मतलब 5-4 मतलब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो अल्टीमेट आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो स्टैटिक इनडिटरमिनेसी इक्वेशन यदि निकालना है उसमें क्या चीज याद रखोगे, नंबर ऑफ एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, रिएक्शंस एंड आपका नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फास्ट तरीके से। 134 में चेक करो, फाइंड द रिएक्शन आर, ठीक है, प्रोव्ड कैंटिलीवर शोन इन फिगर, ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि रिएक्शन क्या आ जाएगी। ये केस आपका डायरेक्टली पूछता है, किसमें डायरेक्टली पूछा जाता है आपका ईएससी में, ये ईएससी का ही कॉपी किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल मैं आपको बिना सॉल्व किए हुए इसका आंसर यहाँ पे बता सकता हूँ, 3/8 WL,
ये आपका किसका क्वेश्चन है? आपका ईएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफ्लेक्शन में जाना पड़ेगा, राइट। डिफ्लेक्शन वगैरह थोड़ा पता होना चाहिए। तो डेल बी, राइट, डेल, यदि मैं बी की बात करूं, ये पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट ए और ए पॉइंट बी, राइट। डेल बी बराबर यहाँ पे 0 मैंने लेके चला, इक्वल्स टू डेल ड्यू टू यूडीएल, ठीक है, डेल ड्यू टू यूडीएल प्लस, ठीक है, डेल ड्यू टू सॉरी, ड्यू टू आर, ठीक है, ये चीज हो गया, राइट। तो यहाँ पे यूडीएल की वजह से और रिएक्शन की वजह से सबसे पहले आप डिफ्लेक्शन को लिखो, ठीक है। डिफ्लेक्शन मैंने लिख दिया क्या, माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 यूडीएल यूडीएल के कारण। यूडीएल किस पे लगेगा? कैंटिलीवर में, ठीक है, कैंटिलीवर में, तो 8 EI, ठीक है, प्लस आपका आर एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3EI, आर एल क्यूब बाय 3EI, ये हो गया आपका यहाँ पे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे सिंपली आप कर, यहाँ से क्या कर दो, इक्वल्स टू 0 हो गया, यहाँ से इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप सिंपली क्या निकाल दोगे, रिएक्शन को निकाल दोगे, राइट। तो सिंपल आपका 3/8WL यहाँ से निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इधर जब छोटी चीज है, इधर छोटी चीज है इधर, है ना, तो 3/8WL होता है। और एक दूसरी चीज ये भी पूछता है 5/8WL, इस इधर इधर के साइड में आपका क्या आ जाता है, 5/8WL यहाँ पर आ जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या बोल रहा है। इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द सम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ ऑल मेंबर मीटिंग एट एनी ज्वाइंट। ये तो सिंपल है, कोई भी बता देगा, इसका हो जाएगा सिंपली 1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है, यहाँ देखो, इसका हो जाएगा 1, ठीक है, सी इसका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, राइट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 में आपका सिंपली चेक करो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से देखिए। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर फोर्स, ठीक है, कैन ऑफ गिवन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम शोन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे आप किस तरीके से निकाल दोगे, राइट, सिंपल है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का सिंपल 75 किलोन्यूटन एंड 25 किलोन्यूटन, ये तो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, राइट, ये चीज यहाँ से आपका सिंपल निकल कर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन सी है यहाँ पे बोला जा रहा है। तो एमडीएम आपकी कौन सी मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। उसके अलावा जो, ठीक है, 3 मोमेंट हो गया, 3 मोमेंट, तो देखो मोमेंट आया ना इसमें, 3 मोमेंट मतलब कि यहाँ पे क्या लोड आएगा, फोर्स, तो एक फोर्स मेथड हो गई। काला महीना वाली तो फोर्स मेथड, और एलर्स मेथड भी फोर्स ही मेथड है, राइट। तो ये एमडीएम आपकी यहाँ से डी हो गई, 137 का सिंपल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी, ठीक है, ठीक है, इसमें आ जाएगा टू फेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर, सी आपका ऑप्शन 138 का सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स की बात, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये होता है वाइड रेशियो। तो आपको चीजें याद रहनी चाहिए, बहुत फटाफट आपका आंसर बनते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50%, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50%, द टाइम फैक्टर इज अबाउट, टाइम फैक्टर बोले तो टीवी बराबर होता है आपका π/4, ठीक है, π/4 u का स्क्वायर, मतलब ठीक है 50 का स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज हो जाता है। इसको यदि सॉल्व करोगे आप, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, सिंपल है, 0.5% में, ठीक है, तो परसेंट में इसको 0.5 में कर दोगे, ठीक है, 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ सारी कहानी आपकी सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2, ठीक है। ऐसे आपको याद रख के कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो,
क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट आर्गुमेंट द डायरेक्ट shear टेस्ट are not suited for determining shear parameters of a clay soil। ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, फेलियर प्लेन इज नॉट द वीकेस्ट प्लेन, फेलियर प्लेन इज नॉट द वीकेस्ट प्लेन, पोर प्रेशर डेवलप्ड कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, satisfactory strain levels cannot be maintained and adequate consolidation cannot be ensured। ठीक है, तो इसका 141 का आपका सिंपल आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, पोर प्रेशर जो है आपका डेवलप, जो पोर वाटर प्रेशर होता है, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल इन डायरेक्ट शियर टेस्ट। ठीक है, जो डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है उसमें अपन पोर वाटर प्रेशर को नहीं नाप सकते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि डायरेक्ट शियर टेस्ट एक पहले इसको परफॉर्म किया गया था, जिसमें सिंपल आपका सॉइल का मास लेते हैं, सॉइल का मास लेते हैं और उसमें सिंपली वो क्या करते हैं, सिंपली उसको टेस्ट किया जाता है, ज्यादा इसमें अपन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते, राइट। सिंपल टेस्ट होता है, ये बहुत ही इजीली हो भी जाता है, राइट। तो डायरेक्ट टेस्ट में पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने का कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। वहीं पे ही ट्राई एक्सियल टेस्ट जो होता है आपका, ट्राई एक्सियल टेस्ट जो होता है, ये जो टेस्ट है ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपका ड्रेनेज वगैरह सारी चीज को यहाँ पे क्या किया जाता है, काउंटरैक्ट किया जाता है और अच्छे से आपको टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बात करते हैं, देखिए, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो अ रिजिड फुटिंग, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अ कोहेसिव सॉइल इज, राइट। चलिए, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, चेक कीजिए, सॉइल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो अ रिजिड फुटिंग, जो रिजिड फुटिंग रहती है आपकी, ठीक है, ये आपकी रिजिड फुटिंग जो रहती है, ठीक है, और कोहेसिव सॉइल, रिजिड फुटिंग एंड कोहेसिव सॉइल, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, रिजिड फुटिंग कोहेसिव सॉइल, तो मिनिमम एट द, ठीक है, मिनिमम एट द सेंटर एंड मैक्सिमम एट एज। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट, इससे क्वेश्चन आपका बनता है, तो इसको ध्यान देना है, समझ रहे हो बात को। चलिए, इसमें हो क्या जाएगा आपका, सिंपली चेक करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, पहली चीज तो इसका आंसर अभी आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी दो टाइप की फुटिंग होती है, कौन कौन सी एक होती है आपकी क्या, फ्लेक्सिबल, और एक होती है रिजिड फुटिंग। ठीक है, दो टाइप की आपकी फुटिंग होती है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। तो सबसे पहले हम फुटिंग की बात करते हैं। ठीक है, मैं इस साइड में आपका लेके चलता हूँ, ठीक है, इस साइड में रिजिड लेके चलता हूँ और इस साइड में आपका फ्लेक्सिबल लेके चलता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लेके चला। ठीक है, मैंने रिजिड फुटिंग बनाया। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्ले के बारे में। ठीक है, यहाँ पे भी क्ले के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद में हम देखेंगे क्या, सैंड वगैरह के बारे में। ठीक है, सैंड वगैरह के बारे में, राइट। तो क्ले में सबसे पहले हम फुटिंग बना लेते हैं, इस तरीके से ये बन गई फुटिंग। ठीक है, ये आपकी फुटिंग हो गई। अब इसके बाद में, ठीक है, क्या हो जाएगा चेक करो। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिजिड फुटिंग और फ्लेक्सिबल फुटिंग में किस तरीके से यहाँ पे कहानी बनेगी। ठीक है, तो क्ले हो गया। उसके बाद में क्ले में यदि मैं बात करूं तो ये है रिजिड फुटिंग, समझ रहे हो, ये है रिजिड फुटिंग। तो रिजिड फुटिंग में जो सेटलमेंट होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, सेटलमेंट जो होगा, एक तरीके से मैं जैसे कि ये यहाँ पे बता दूं, ये आपकी फुटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेटलमेंट होएगा वो कुछ डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, राइट। और यहीं पे आपका ये हो गया। ठीक है,
और ये है आपका रिजिड फुटिंग, ठीक है, और क्ले सॉइल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया रिजिड फुटिंग का आपका क्ले सॉइल में, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल फुटिंग का हम देखते हैं क्ले सॉइल में। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में आपका सिंपल क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैंने इसको बनाया, इस तरीके से मैंने बना दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं आपका, देखो इस तरीके से आपका ये हो गया, ठीक है, और इस तरीके से यूं हो गया, राइट। ये चीज, ये और ये, ठीक है। ये कहानी आपकी यहाँ पे बन गई। ये किसके लिए हो गई, फ्लेक्सिबल फुटिंग फॉर क्लेई सॉइल, फ्लेक्सिबल फुटिंग फॉर क्लेई सॉइल, राइट। और यहाँ पे किसके लिए हो गया, रिजिड फुटिंग के लिए। अब उसके बाद में हम चलते हैं आगे, देखते हैं सैंड के केस में रिजिड फुटिंग में, ठीक है। रिजिड फुटिंग में आपका सैंड के केस में देखते हैं। तो सैंड के केस में आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपकी सॉइल है, ठीक है, इस तरीके से आपकी सॉइल हो गई, सॉरी फुटिंग हो गई, और यहाँ से आपने ये आपने बना लिया। देखो रिजिड है, अभी आपको मैं सब चीज बताऊंगा, ठीक है, सब चीज यहाँ पे बताऊंगा कैसे चीजें हो रही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ये यहाँ पर हो गया ये, ठीक है। ये किसके लिए हो जाएगा आपका, ठीक है, फ्लेक्सिबल फुटिंग फॉर ग्रेनुलर सॉइल, ठीक है, ग्रेनुलर या सैंड, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये किया, देन ये किया, और यहाँ से आपकी कुछ इस तरीके से, देन इस तरीके से हो जाएगी, और यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया, और यहीं से ही आपका ये हो गया, राइट। दिस 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 एंड दिस, ये आपकी यहाँ पे कहानी बन गई। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि चीजें हो कैसी रही है, समझ रहे हो, चीजें हो कैसी रही है। ये बात थी आपकी रिजिड फुटिंग की, ये थी आपकी यहाँ पे रिजिड फुटिंग की। तो सबसे पहले रिजिड फुटिंग में चेक कीजिए, रिजिड फुटिंग का मतलब होता क्या है। रिजिड फुटिंग का मतलब सिंपल है कि भाई वो जो फुटिंग है, वो फुटिंग आपकी एकदम से क्या नहीं होगी, समझ रहे हो, एकदम से वो जैसे रिजिड रिजिड पेमेंट होती है ना आपकी, रिजिड पेमेंट तो आप पढ़े ही हो। रिजिड पेमेंट में जो सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट आपका जैसे कि नीचे में यदि कोई पेचेस बन गया, पेचेस या गड्ढा हो गया, एक तरीके से देखा जाए तो वो जो एक तरीके से होल बन गया, वो वहां पे आपका डिप्रेशन होना चाहिए, जो डिप्रेशन होता है वो नहीं होता है। वहां पे लेयर बाय लेयर वहां की खराब नहीं होती है, वहां पे एक तरीके से कंक्रीट बन जाता है, कंक्रीट में एक तरीके से स्लेब बन जाती है, और वो एकदम आपका पूरी तरीके से सेटल करता है। तो यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो बात है, ये यूनिफॉर्मली सेटलमेंट यहाँ तक के हो रहा है, मतलब कोई ऐसा ग्रेन्युलर तरीके से यहाँ पे नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी उसी तरीके से यहाँ पे चीजें हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। वहीं पे यदि मैं बात करता हूँ किसकी, फ्लेक्सिबल फुटिंग की, राइट, फ्लेक्सिबल फुटिंग की मैं बात करता हूँ, तो इस केस में आपका पूरा यहीं से ही स्टार्ट हो गया है, एक तरीके से ग्रेन्युलर टाइप का जो सेटलमेंट हो रहा है, वो एक तरीके से क्या, ग्रेन्युलर टाइप का सेटलमेंट होता है, राइट। अब यहाँ पे बात करना, यहाँ पे अब हम बताते हैं आपको कि आपका चेक कीजिए, यूनिफॉर्मली सेटलमेंट आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यूनिफॉर्मली सेटलमेंट आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये चीज मुझे पहले बताइए, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली जो सेटलमेंट है आपका, यूनिफॉर्मली जो सेटलमेंट, ये आपका यूनिफॉर्मली है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्मली। तो फ्लेक्सिबल फुटिंग में आपकी यूनिफॉर्मली सेटलमेंट हो रही है। देखो यहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म सेटलमेंट है, यूनिफॉर्म सेटलमेंट है, ठीक है, चाहे सैंड का केस क्यों ना हो, ठीक है, या क्ले का केस क्यों ना हो, दोनों में आपका एक यूनिफॉर्म सेटलमेंट है।
बट वहीं पर आपका यदि मैं बात करता हूँ रिजिड फुटिंग में, तो रिजिड फुटिंग में आपका यहाँ पे यूनिफॉर्मली सेटलमेंट आपको, एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट, सही है ना, ठीक है। फ्लेक्सिबल फुटिंग में आपका यहाँ पे यूनिफॉर्मली सेटलमेंट हो रहा है, चाहे वो क्ले का हो चाहे वो सैंड का हो। बस इसमें थोड़ी सी चीज यहाँ पे डिफरेंट सैंड के केस में और क्ले के केस में क्या चीज है कि देखो, जो सैंड के केस में यहाँ पे आपका, ठीक है, प्रेशर कैसा लग रहा है, एक तरीके से कॉनकेव, ठीक है, यहाँ पे एक तरीके से ऊपर में यदि हम नीचे से देखेंगे तो कॉनकेव, ऊपर से देखेंगे तो कॉन्वेक्स, ठीक है, सैंड की केस में। और यहाँ पर आपका देखा जाए तो एक तरीके से कॉन्वेक्स, नीचे की साइड से कॉन्वेक्स लग रहा है, राइट, ये चीज हो गई। और यहीं पे आपका रीड फुटिंग में आपकी सिंपल, दोनों में सेटलमेंट आपकी हो तो रही है, यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मली सेटलमेंट, ठीक है, हो रहा है। बट यहाँ पे ये चीज चेक करोगे, ये चीज जब चेक करोगे तो यहाँ पे आपकी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। रिजिड फुटिंग में आपका यूनिफॉर्मली सेटलमेंट नहीं होता है ना। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कम हो रहा है, इस केस में कम हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे साइड में कम हो रहा है और इधर में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ये भी बात समझ लो कि भाई इस सैंड के केस में जो साइड में कम क्यों हो रहा है, साइड में कम क्यों हो रहा है, हाँ, साइड में कम क्यों हो रहा है, मुझे बताओ। यहाँ पे रिजिडली फुटिंग है, रिजिड आपकी फुटिंग है, ठीक है, रिजिड फुटिंग है। और जब ऊपर से लोड आएगा, जब ऊपर से यहाँ पे लोड आएगा, तो जब लोड आएगा तो मुझे बताओ ये डायरेक्ट क्या अंदर जाना चाहेगी, अंदर जाना चाहेगी। तो यहाँ पे जो यहाँ पर सॉइल का पार्टिकल्स रहेगा, सैंड का पार्टिकल्स रहेगा, और ऊपर से क्या है, ग्रेन्युलर, ठीक है, सैंड होती है ग्रेन्युलर। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करना था तो वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सैंड है, सैंड में वैसे आपका क्या जो कोहेजन होता है वो नहीं होता है, बिटवीन पार्टिकल कोहेजन नहीं होता है, ठीक है। उसी वही चीज यदि हम क्ले के केस में लेते हैं, राइट, क्ले के केस में यदि मैं लेता हूं तो क्ले के केस में क्या होता है, कोहेजन होता है। तो जब आप सेटलमेंट, जब रिजिड फुटिंग का सेटलमेंट होगा तो उस केस में आपका साइड में है ना, साइड में आपकी क्ले रहेगी, साइड में आपकी क्ले रहेगी। और क्ले रहने की वजह से और क्ले में कोहेजन होने की वजह से, क्ले में कोहेजन होने के वजह से यहाँ पर होगा क्या कि आपका साइड में ज्यादा यहाँ पे जो प्रेशर है, कांटेक्ट प्रेशर है, वो ज्यादा है, आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये चीज आपको ध्यान देना है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। खैर इसके केस में तो आपका जो फ्लेक्सिबल फुटिंग है, इस केस में तो आपको फ्लेक्सिबल फुटिंग में आपको यहाँ पे यूनिफॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिजिड फुटिंग में आपको यूनिफॉर्म देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। तो सैंड के केस में आपका जो सैंड के केस में साइड में स्मॉल रहेगा, ठीक है, रिजिड फुटिंग में, ठीक है, ये चीज याद रखना है। सैंड है तो यहाँ पे स्मॉल, ठीक है, किसके केस में, सैंड की केस में। और क्ले में आपका लार्ज रहेगा बिकॉज ऑफ कोहेजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोहेजन, ठीक है। ये चीज एल है यहाँ पे तो लार्ज, राइट, ऐसे याद रख लेना है। चलो, और फ्लेक्सिबल के केस में आपका सिंपल यूनिफॉर्म तो रहेगा, बट क्ले की केस में आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, जो क्ले के केस में आपका स्टार्टिंग से ही कोहेजन के कारण आपको एक रेजिस्टेंस आपको देना चालू कर देगा। उसके बाद में जैसे ही आपकी जैसे जैसे अंदर जाते जाएगी वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस देना चालू कर देगा। बट सैंड की केस में आपका मिड में आपका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देगा, बिकॉज ऑफ आपका साइड में आपका कोहेजन यहाँ पे काम नहीं करता, सैंड में कोहेजन होता ही नहीं है। तो ये चीज थी आपकी पूरी टोटल कहानी। ये इसके बारे में मैं इतना लंबा क्यों बता दिया, क्योंकि ये ना आपका क्वेश्चन पूछता है, घूमते रहता है। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली पूरी तरीके से क्लियर कर चुका। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इस केस में आपका आंसर यहाँ पर हो क्या जाएगा, जरा चेक कर लो, ठीक है। कोहेसिव सॉइल है, राइट, कोहेसिव सॉइल है आपकी, चेक करो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बिलो रिजिड फुटिंग है और कोहेसिव सॉइल है। तो रिजिड फुटिंग और कोहेसिव सॉइल का मतलब क्ले हो गया, ठीक है। तो इस केस में आपका मिनिमम हो गया सेंटर पे और मैक्सिमम हो गया आपका एजेस पे, राइट। तो ये हो गया आपका इस पे आंसर, ठीक है, 142 का ए आपका यहाँ पे आंसर हो गया।
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 143 में चेक करना क्या बोल रहा है। फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर सपोर्टेड बाय आइसोलेटेड फुटिंग्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय आइसोलेटेड फुटिंग रेस्टिंग ऑन अ सैंड, ठीक है, द मैक्सिमम परमिसिबल सेटलमेंट एज पर आईएस, ठीक है, 1904 1986 रिकमेंडेशन इज, ठीक है। इस केस में आपका क्या हो जाएगा। इस केस में सिंपल आंसर आपका हो जाएगा 143 का सी, ठीक है। तो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी थी, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो परमिसिबल सेटलमेंट अपन लेके चलते हैं वो क्या क्या लेके चलते हैं, ठीक है। यदि आपकी आइसोलेटेड फुटिंग है, यदि आपकी आइसोलेटेड फुटिंग है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 65 mm आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, क्ले में 65 mm, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, ठीक है, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड, तो सैंड के केस में आपका 40 mm, राइट, 40 mm। उसी तरह आपका राफ्ट ऑन क्ले, ठीक है, राफ्ट ऑन क्ले, ठीक है। यदि राफ्ट है आपकी क्ले में यदि राफ्ट है तो ये हो जाएगा आपका 65 to 100 mm, ठीक है, 65 to 100 mm। वहीं पे ही आपका यदि राफ्ट ऑन सेंड में है तो यहाँ पे हो जाएगा 40 to 65 mm, राइट, 40 to 65 mm। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले 65 mm, आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड 40 mm, ठीक है। और नेक्स्ट चीज आपका जो राफ्ट फाउंडेशन में सेटलमेंट जो होता है वो 65 से 100 mm के बीच में होता है, और सैंड में आपका 40 से 65 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आंसर आपका ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 में चेक करो क्या बोलता है, ठीक है। For getting undisturbed sample in soft and sensitive clay soil, the most suitable soil sampler is, ठीक है, most suitable soil sampler is, कौन सा यहाँ पे soil sampler ज्यादा बहुत अच्छा होता है, किसके लिए, सॉफ्ट एंड सेंसिटिव क्ले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओपन ड्राइव थिन वॉल्ड ट्यूब सैंपल, ठीक है, स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर एंड आपका थिक वॉल्ड सैंपल, ठीक है। तो इसका आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 144 का। तो इसमें हम यूज करते हैं स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर, ठीक है। सॉफ्ट है इसलिए यहाँ पे स्टेशनरी आपका पिस्टन सैंपलर का यूज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अ सॉइल सैंपल इज हैविंग अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाइड रेशियो, ठीक है, द वाटर कंटेंट इन परसेंटेज, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर टू फुल्ली सेचुरेट। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन आपका Wg इक्वल्स टू SE, एस की वैल्यू 1 हो गया, ई की वैल्यू आपको देके रखा है कितना 0.5, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने देके रखी है 2.5, और यहाँ पे W आपको बताना है। तो इसमें आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। तो इसका सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा क्या 0.2, मतलब कि ये 20% आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो थोड़ा सा आपको क्या है फार्मूले भी याद रखना पड़ेंगे। वियर ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम इन, ठीक है, वियर ऑफ रेल्स इज मैक्सिमम इन, ठीक है। जो वियर होता है, वियर ऑफ रेल्स कब मैक्सिमम होता है, ठीक है, टेंजेंट ट्रैक, टनल्स, शार्प कर्व, कोस्टल एरिया, ठीक है। इस केस में आपका हो जाएगा सिंपली आंसर आपका, इस केस में आपका आंसर हो जाएगा क्या शार्प कर्व में। शार्प कर्व में आपका वियर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना है। शार्प कर्व में वियर जो होता है बहुत अधिक होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एक होता है एवी, एक होता है एमवी, ठीक है, दोनों आपके कंप्रेसिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज और
कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिटी इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, mu होता है आपका, mu होता है AB अपॉन 1+E। ठीक है, the change in volume of soil per unit initial volume due to a unit increase in effective stress। इसका सिंपल आपका आंसर मैं बता दूं, इसका हो जाएगा आपका क्या, ठीक है, ए, यहाँ पे ए हो जाएगा, राइट। क्या बोल रहा है, द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल पर यूनिट इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद में ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसका ऑप्शन आपका सिंपली ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या बोल रहा है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग। ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल आर रिक्वायर्ड फॉर कंडक्टिंग, क्या कंडक्ट करने के लिए अनडिस्टर्ब सॉइल का यूज किया जाता है, चेक करेंगे। ठीक है, तो अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल जो होता है इज रिक्वायर्ड एज, ठीक है, जो कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यदि सॉइल सैंपल डिस्टर्ब हो गया तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एरर आएगी उसमें। ठीक है, तो कंसोलिडेशन टेस्ट में ये चीज याद रखना है कि कंसोलिडेशन टेस्ट में आपका जो सैंपल होता है वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स दैट कैन बी रिमूव्ड इन अ सेटलिंग चेम्बर, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग, ठीक है, स्टोकला यूज करके करते हैं। इसका फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सिंपली आपका हो जाता है यहाँ पे गामा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू, और यहाँ पे जी डी का मतलब डी का स्क्वायर और डिवाइड में आपका, ठीक है, 18 म्यू। ये चीज यहाँ पे फार्मूला हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट, सिंपल है, गामा, ठीक है, गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू और यहाँ पे डी का स्क्वायर हो जाता है और नीचे में 18 म्यू हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग आर मोस्ट सेंसिटिव टू साउंड ओसिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी बिटवीन, ठीक है, जो ह्यूमन जो है होते हैं उनके जो साउंड ओसिलेशन की फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी कहां से कहां तक होती है। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका सिंपल, इसका सिंपल हो जाता है, ठीक है, इसका 150 का सिंपली यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, 150 का सिंपली यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, 400 से 4000 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, 4000 से 4, ठीक है, 400 से 4000 साइकिल पर सेकेंड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 400 से 4000 मतलब कि 4H से लेकर 4K के बीच में मनुष्य की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये था यहाँ तक के आपका कितना 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको एक तरीके से भाई आप अच्छे से देख पा रहे हो, अच्छे से इसको सीख पा रहे हो, आपके लिए खुशखबरी है। और इसके बाद में 50 क्वेश्चन का सेट हम कंप्लीट करेंगे इसके जस्ट आने वाले लेक्चर में। तो आपको हमारे साथ में बने रहना, देखते रहना, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।